सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। इससे पहले वाला 2 वीडियो कवर हो चुका है जिसमें कि हम लोग ने यूनिट एंड मेजरमेंट को लेके, स्केल और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को लेके हम लोग ने डिस्कस किया था, और साथ ही साथ मोशन वाला भी चैप्टर हम लोग ने कवर कर लिया है। ठीक है, उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा जल्दी ही। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी। सो मोशन अंडर ग्रेविटी जो है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम लोग डील करते हैं। सबसे पहले आता है इफ द फेदर, फेदर का मतलब क्या होता है? पंख। इफ द फेदर, पंखुड़ी। इफ द फेदर, रबर बॉल और जो वुडन बॉल होता है, ये तीनों को अगर हम क्या करें, फ्री फॉल कर दे फ्रॉम द सेम हाइट, एक ही हाइट से। सपोज दैट कि ये एक हाइट है, यहाँ से हम एक फेदर बॉल को भी गिरा रहे हैं, एक रबर बॉल को भी गिरा रहे हैं और एक वुडन बॉल को भी गिरा रहे हैं। ठीक है, सेम हाइट से। कहाँ पे? वैक्यूम में। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है? वैक्यूम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब हम इसको गिरा रहे हैं तो क्या होगा? क्या फेदर बॉल जो है वो पहले पहुंचेगा? क्या रबर बॉल पहले पहुंचेगा? क्या वुडन बॉल पहले पहुंचेगा? या फिर सभी जो है वो तीनों एक ही साथ पहुंचेंगे? एक बात कान में एकदम डाल लेना कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट को वैक्यूम में फ्री फॉल करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी मास का हो, कुछ भी हो, वो सब पे क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो सेम एक्ट करता है। और सेम एक्ट करने की वजह से ये तीनों बॉल, चाहे कोई भी मास का हो, ये तीनों बॉल एक ही टाइम पे सरफेस पे लैंड करेंगे। ठीक है, तो याद रहेगा। चाहे क्या बोला मैंने? चाहे जब कंडीशन क्या है? जब वैक्यूम है। ठीक है, और वैक्यूम में जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्री फॉल करते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितना भी मास का हो, ठीक है, वो सब तुम्हारा क्या होगा? सेम टाइम पे क्या होगा? रीच करेगा ग्राउंड पे। क्यों? क्योंकि तीनों पे क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो सेम एक्ट करेगा। तो ऑल 3 बॉल विल रीचेस द ग्राउंड टुगेदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। फेदर बॉल हो, रबर बॉल हो, वुडन बॉल हो, सब जो है सेम स्पीड से रीच करेंगे ग्राउंड टुगेदर, एक ही साथ। क्योंकि क्या होगा? कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी रुकाव नहीं है, क्योंकि वैक्यूम में कहाँ काम हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा सब पे क्या होगा? इक्वल लगेगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो होगा वो फ्री फॉल जब वैक्यूम में होता है तो सेम एक्सेलरेशन से होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? when a body free when a body fall freely towards earth, then the total energy, जब किसी भी बॉडी को हम लोग अर्थ के टुवर्ड फ्री फॉल करते हैं तब उसका टोटल एनर्जी क्या होता है? तो उसका जो टोटल एनर्जी होता है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, टोटल एनर्जी जो होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। सॉरी, टोटल एनर्जी क्या होता है? रिमेन कांस्टेंट होता है। क्यों होता है कांस्टेंट? ये हम लोग देखते हैं। देखो, जब किसी भी बॉडी को क्या कहते हैं, जब किसी भी बॉडी को हम लोग क्या करते हैं? फ्री फॉल करते हैं अर्थ के तरफ। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। याद रखना है। क्या याद रखना है? जब किसी भी बॉडी को हम लोग अर्थ के टूवर्ड फ्री फॉल करते हैं तो उसका जो टोटल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी भी बॉडी को हम लोग फ्री फॉल करते हैं तो वो क्या होता है? फ्री फ्रॉम द नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स। तब जब किसी भी बॉडी को हम फ्री फॉल करते हैं तो उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है। दैट्स मीन्स वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? मतलब उस सिस्टम का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? रिमेन्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा, वो कंजर्व्ड होगा। तो उस सिस्टम का एनर्जी क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। जब भी बॉडी को फ्री फॉल करते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलने लगता है, बट उसका जो टोटल एनर्जी होता है वो रिमेन सेम होता है। तो समझ में आया ये बात? क्या समझ में आया यहाँ पे? जब भी किसी भी बॉडी को हम फ्री फॉल करते हैं, जब भी बॉडी को हम फ्री फॉल करते हैं तो फ्री फॉल करने पे उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। और जब भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, देखो, जो हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ते हैं तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कोई भी उस एजेंट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तभी उस सिस्टम को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम या फिर कंजर्व सिस्टम कहते हैं। तो सिमिलरली जब भी कोई भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, दैट्स मीन्स वो सिस्टम किस तरीके से बिहेव कर रहा है? वो सिस्टम बिहेव कर रहा है कंजर्वेशन की तरह, कंजर्व की तरह। और जहाँ पे कंजर्व होता है तो वहाँ पे जो टोटल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, जब भी बॉडी को फ्री फॉल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलेगा, बट जो सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होगा वो कंजर्व्ड, मतलब कंजर्व्ड होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट, अ सेकंड पेंडुलम इज माउंटेड इन अ रॉकेट। ठीक है, a second pendulum is mounted in a rocket. Its period of oscillation decreases when the rocket, ठीक है, एक पेंडुलम को हम लोग क्या किए? रॉकेट में बांध दिए। ठीक है, ये हमारा रॉकेट था, इसमें हम एक पेंडुलम को बांध दिए। ठीक है,
अब बोल रहा है ये जो ओसिलेशंस पीरियड है ये क्या हो रहा है, घट रहा है। कब घटेगा, जब रॉकेट क्या होगा, जब रॉकेट नीचे की ओर आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से तब घटेगा, या फिर मूविंग अराउंड द अर्थ के अराउंड घूम रहा है जियो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में, या फिर मूव अप दी एक्सेलरेशन मतलब यानी रॉकेट ऊपर जा रहा है तब, या फिर तुम्हारा मूव अप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो याद रखना है यहाँ पे जब भी किसी भी रॉकेट में हम क्या बोलते हैं पेंडुलम को बांधेंगे तो क्या होगा, जो पेंडुलम होगा उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कब घटेगा, जब रॉकेट जो है नीचे की ओर आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। ठीक है, देखो इफ द रॉकेट एक्सेलरेटेड अपवर्ड, अगर रॉकेट ऊपर जाता है, ठीक है, तो सूडो फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। तो सूडो फोर्स, एक नकली फोर्स जो है वो रॉकेट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सूडो फोर्स एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड गेट एडिशनल अप टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब सूडो फोर्स नीचे की ओर लग रहा है और नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है। सो सूडो फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या हो रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। तो इससे क्या होगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी का जो इम्पैक्ट होगा वो सूडो फोर्स प्लस क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सूडो फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वेयर जी इफेक्टिव जो है, ये जी इफेक्टिव जो होगा मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा ग्रेविटी से। ठीक है, सिंस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, तो √L/G होता है। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम और ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पेंडुलम। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जो इफेक्टिव जी है वो तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा ग्रेविटेशन से, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, तो कमिंग डाउन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब रॉकेट नीचे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से आएगा तब क्या होगा, वो जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फॉर अ मूविंग बॉडी, फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। जब बॉडी क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर सर्कल में, विच ऑफ द फॉलोइंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है सर्कुलर कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो है कांस्टेंट रहेगा। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, इट्स काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एज मास एंड स्पीड्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन का नाम ही होता है चेंजिंग इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी ये भी नहीं होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एक फोर्स जो कि इंटरनल डायरेक्शंस में लगता है सेंटर की तरफ, ताकि ऑब्जेक्ट क्या करे, सर्कुलर मोशन कर सके, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv²। भी यानी यहाँ पे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, या फिर कुछ भी। ठीक है, तो जब भी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, मास तो तुम्हारा सेम ही रहेगा, स्पीड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो क्या कांस्टेंट रहेगा भाई, काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना है जब भी सर्कुलर मोशंस कराए गए किसी ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल सर्कल पे, तो क्या कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, इफ द स्प्रिंग स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज, स्पिनिंग स्पीड, अर्थ जो है जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है वो स्पिनिंग स्पीड जो है अगर बढ़ जाता है, तो वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर, तो ये जो हमारा इक्वेटर है इस पे जो बॉडी होगा उसका वेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसका वेट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या बोला यहाँ पे, जब अर्थ का स्पीड जो है बढ़ेगा, ठीक है, अर्थ का रोटेटिंग स्पीड बढ़ेगा, तो सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पे बढ़ेगा, इक्वेटर पे बढ़ेगा। ठीक है, तो इक्वेटर पे वेट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ इज अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, कोई भी वेट कहीं पे भी है तो उस पर क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है ड्यू टू द अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेट कर रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा है उस बॉडी पे बाय द अर्थ विल ट्राई टू मूव द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये बाहर के साइड पे जो फोर्स लगता है वो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो जब अर्थ रोटेट करेगा तो इस बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, जो कि कोशिश करेगा कि इस बॉडी को क्या करे, अर्थ से दूर रखे। जब ये बॉडी को अर्थ से दूर रखेगा, mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो जब इसको दूर रखेगा तो दूर रखने की वजह से क्या होगा, इसका रेडियस बढ़ेगा, और रेडियस बढ़ने से क्या होगा,
अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे क्या हो गया। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा इक्वेटर पे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रोटेशन जो होगा वो अर्थ का मैक्सिमम होगा इक्वेटर पे। दस द इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी तुम्हारा सेंटर की तरफ खींच रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम्हारा क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है, टू रिड्यूस द वेट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है अगेंस्ट काम करेगा ग्रेविटी, जिसकी वजह से जो बॉडी का वेट है वो क्या होगा तुम्हारा रिड्यूस होगा। विथ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट द इक्वेटर विल इंक्रीजेस, जितना स्पीड से रोटेट करेगा उतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उतना कम तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स होते जाएगा, जिसकी वजह से जो वेट है वो तुम्हारा डिक्रीज होगा। तो याद रखना है, जब अर्थ का रोटेशन बढ़ जाता है, अर्थ का स्पिनिंग जो रहता है वो बढ़ता है, क्या रहेगा, जब अर्थ का स्पिनिंग को बढ़ा देंगे तो इक्वेटर पे जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, इक्वेटर पे जो वेट होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड हुआ है वो किस पे डिपेंड करता है, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द, क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे, ठीक है, स्ट्रिंग के लेंथ पे डिपेंड करता है कि टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्या होता है, अंडर रूट लेंथ अपॉन ग्रेविटेशन, ये होता है ना, अभी ऊपर वाला फॉर्मूला देखे थे, 2 पाई आर लेंथ अपॉन ग्रेविटेशन जो होता है ये टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड जो होता है ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है तुम्हारा लेंथ पे, ठीक है, तो याद रखना टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है पेंडुलम का लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे। नेक्स्ट, यू आर स्टैंड इन द एलिवेटर, अगर आप एलिवेटर पे खड़े हैं, ठीक है, फोर्स एग्जर्टेड बाय योर वेट ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, ठीक है, आप एलिवेटर पे, आप लिफ्ट पे खड़े, एलिवेटर पे खड़े हैं, ठीक है, एलिवेटर वो चलने वाला जो मशीन होता है, आप एलिवेटर पे खड़े हैं, ठीक है, तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं एलिवेटर के फ्लोर पे वो कितना होगा, तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर होगा 0 व्हेन लिफ्ट मूव्स इन एनी डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन, sorry, will be 0 when lift come down with an acceleration 9.8 मीटर पर सेकेंड। जब क्या होता है, लिफ्ट ऊपर जाता है ना, जब लिफ्ट ऊपर जाता है तो आपका जो एक्चुअल वेट होता है उससे वेट क्या हो जाता है, ट्रू वेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बट जब लिफ्ट नीचे आता है तो क्या हो रहा है, लिफ्ट जो नीचे आ रहा है तो उस समय आप जो फोर्स लगा रहे हो लिफ्ट के तुम्हारा सरफेस पे, ग्राउंड पे, तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब लिफ्ट क्या होगा, कम डाउन विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो होता है वही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बस इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट पाथ, बस स्ट्रेट पाथ में चल रहा है एंड शार्पली टर्न्स राइट साइड, अगर शार्पली टर्न्स ले रहा है तो पैसेंजर क्या हो जाएंगे, लेफ्ट साइड टर्न्स हो जाएंगे। न्यूटन का कौन सा नियम है, न्यूटन का पहला नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो बेंड इन द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट, मैन पुश मोर वेट ऑन द अर्थ, मैन पुश मोर वेट ऑन द अर्थ एट, कहाँ पे, मैन जो है एक आदमी है वो पुश मोर वेट, ज़्यादा वेट कहाँ पे लगाएगा, किस पोजीशन पे लगाएगा, सिटिंग पोजीशन पे, लाइंग पोजीशन पे, स्टैंडिंग पोजीशन पे, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, सेम यही प्रिंसिपल काम करेगा यहाँ पे। कब, कहाँ पे वेट सबसे ज़्यादा लगाएगा, वेट यानी प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगा रहा है, तो फोर्स अपॉन एरिया, एरिया जहाँ पे कम होगा वहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा लगेगा, तो स्टैंडिंग पोजीशन पे क्या है, एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, सिटिंग पोजीशन पे एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा, लाइंग पोजीशन पे तो एरिया और ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, और कम लगेगा। तो स्टैंडिंग पोजीशन पे मैन जो है वो ज़्यादा वेट क्या बोलता है, वेट पुश करता है तुम्हारा अर्थ पे, स्टैंडिंग पोजीशन पे, ठीक है। इसका फॉर्मूला देख लो, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द पर्सन ऑन द अर्थ कितना हो जाएगा, वेट ऑन द प्रेशर्स, वेट ऑफ द प्रेशर्स, वो वेट ऑफ द पर्सन, सरफेस एरिया ऑफ द पर्सन कवर्ड, तो सेम है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट होता है। सो ये वाला टॉपिक जो है यहीं पे ख़त्म होता है, इसमें टोटल 9 क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इन अ फिजिक्स इज कॉल्ड, तो प्लाज्मा फिजिक्स,
क्या बोल रहा है, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन आयोनिक स्टेट के प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में। उस स्टेट को क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट क्या हो गया, प्लाज्मा स्टेट वैसा स्टेट होता है जहाँ पे हम लोग किसी भी आयनिक स्टेट ऑफ मैटर के प्रॉपर्टी और प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उस स्टेट को हम लोग प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, 4 फंडामेंटल स्टेज ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है और प्लाज्मा होता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये चार्ज पार्टिकल का है इन एनी कॉम्बिनेशंस ऑफ आयरन एंड इलेक्ट्रॉन्स। मोस्ट एबुंडेंट फॉर्म जो होता है ऑर्डिनरी मैटर्स का इन द यूनिवर्स, मोस्टली इन द स्टार। प्लाज्मा जो होता है ये आर्टिफिशियली जनरेटेड है, फॉर एग्जांपल हीटिंग ऑफ नेचुरल गैस और सब्जेक्टिंग इट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। छोड़ो इसको। नेक्स्ट, स्पेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, स्पेरिकल फॉर्म जो होता है, ये जो रेन ड्रॉप होता है, बारिश की जो बूंदें होती हैं, ये जो बूंदें होती हैं क्यों बनती है, किसके वजह से बनती है, तो ये बूंदें बनती है सरफेस टेंशन की वजह से। तो याद रखना है जो स्पेरिकल स्पेरिकल फोम जो बनता है रेन ड्रॉप का, वो किसके वजह से बनता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से बनता है। ठीक है, द स्फीयर ऑफ ड्रॉप ऑफ रेन इज कंस्ट्रेंड बाय द सरफेस टेंशन विच ट्राई टू गिव द शेप फॉर द सरफेस एरिया इज मिनिमम फॉर गिविंग द वैल्यू। तो याद रखना है कि जो रेन ड्रॉप होता है ना, ये किसकी वजह से बनता है, सरफेस टेंशन की वजह से बनता है। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो मिनिमम विल पासिंग थ्रू, स्पीड ऑफ लाइट किस में कम रहेगा, वैक्यूम में तो सबसे ज़्यादा रहता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा, सबसे कम कहाँ पे रहेगा, सबसे कम जो है स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ग्लास में रहेगा। सो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है गिलास का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसका उसमें लाइट जो है वो कम फ्लो करता है। नेक्स्ट, when film of soap appears on the water during the day it will show beautiful color. The reason of this phenomenon, जब जो पानी की जो बूंदें होती है ना, उसमें आपको ना बहुत अच्छा कलर देखने को मिलता है, ब्यूटीफुल कलर देखने को मिलता है। तो ये जो कलर देखने को मिलता है ये क्यों देखने को मिलता है, क्या रीज़न है, क्या साइंस का फिनोमेना लगता है इसमें। ठीक है, तो इसमें बेसिकली लगता है आई थिंक इसमें लगता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जो याद रखना है, ये जो सोप का जो फ्लेम होता है दिन के टाइम पे, इसमें आपको ब्यूटीफुल कलर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो ब्यूटीफुल कलर होता है ये किसकी वजह से होता है भाई, ये होता है तुम्हारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। तो ड्यूरिंग द डे जो सोप फ्लेम होता है वो अपेयर होता है ब्यूटीफुल कलर ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ आइस, आइस जो होता है, पीस ऑफ आइस जो है इज फ्लोटिंग इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर अप इट टू बीम्स व्हेन द होल आइस इज मेल्ट। तो क्या होगा, क्या हो रहा है, एक गिलास ले लिया हम, एक गिलास जो है ये पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। अब इस लबालब में भरे में एक हम बर्फ़ रख दिए। अब ये जब बर्फ़ मेल्ट करेगा तब क्या होगा सिचुएशन, वाटर क्या फ्लोर पे फैल जाएगा, क्या वाटर लेवल जो है वो कम हो जाएगा, या फिर वाटर लेवल जो है फर्स्ट पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद स्पिल आउट द बीकर, या फिर वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। तो याद रखना है कि जब भी क्या होता है आइस मतलब फुल ऑफ वाटर से भरा हुआ एक बीकर, अगर उसमें आइस को फ्लोट कराते हैं, आइस जो होता है वो मेल्ट कर जाता है, तो उस केसेस में वाटर का लेवल जो है वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पीस ऑफ आइस जो होता है वो फ्लोट करता है तुम्हारा बीकर में, फुल वाटर डिस्प्लेस्ड water is equal to its volumes. Ice cubes melt, waters will fill the same volume and thus water levels will not be changed. हाईएस्ट विस्कोसिटी एमंग द फॉलोइंग। तो विस्कोसिटी किसका ज़्यादा होगा, विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी होता है लिक्विड का जो कि लिक्विड के फ्लो को क्या करता है, रोकता है। तो वाटर का विस्कोसिटी तो अच्छा खासा है भाई। ठीक है, मतलब विस्कोसिटी जिसका ज़्यादा होगा वो क्या होगा, विस्कोसिटी जिसका ज़्यादा होगा वो क्या होगा, वो बहुत क्या बोलते हैं, धीरे धीरे फ्लो करेगा। ठीक है, जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा वो उसका फ्लोइंग जो होगा वो कम होगा, जिसका विस्कोसिटी कम वो जो बहुत तेज़ी से
फ्लो करेगा। तो वाटर का विस्कोसिटी क्या होगा, वाटर का विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी वाटर का विस्कोसिटी सबसे कम होगा। तो विस्कोसिटी कम तो वाटर ज़्यादा फ्लोएबल है। एयर जो है ये तो छोड़ो, ब्लड जो है इसका भी विस्कोसिटी क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसका भी हनी जो होता है, देखना हनी को अगर आप स्प्रेड करोगे ज़मीन पे तो वो बहुत धीरे धीरे बहुत कम डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है। तो दैट्स मीन्स क्या है, हनी का विस्कोसिटी क्या है, ज़्यादा है। हनी का विस्कोसिटी ज़्यादा है तो वो कम फ्लो करेगा। जिसका हाई विस्कोसिटी, देखो हाई विस्कोसिटी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा फ्लो को। नेक्स्ट आते हैं, नेम द साइंटिस्ट हु स्टेट दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कौन व्यक्ति थे जिन्होंने मैटर को कन्वर्ट किया था एनर्जी में, कौन व्यक्ति थे भाई? तो ये थे आइंस्टाइन। आइंस्टाइन जो थे इन्होंने मैटर को कन्वर्ट किया है एनर्जी में, ठीक है। आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये एक फेमस इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। दिस इक्वेशन शोज दैट एनर्जी एंड द मैटर कैन इंटरचेंजेबल प्रोवाइड द की टू द डेवलपमेंट ऑफ द एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। तो जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये तुम्हारा जो ई इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर है, ये जो है ये दिखाता है कि एनर्जी और जो मैटर है वो इंटरचेंजेबल है, ठीक है। यही दिखाता है एनर्जी और मैटर जो है वो इंटरचेंजेबल है, मतलब एनर्जी को आप मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो, मैटर को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये हमको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, व्हाट टेम्परेचर्स वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी। तो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होता है, किस तापमान पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स जो है ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो का लेंथ 21 मिनट का है, फिर भी नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिक्स है तो ऑप्टिक्स को हम न्यू वीडियो में कवर करेंगे। सो इसको यहीं पे रहने देते हैं। होप यू लाइक माय वीडियोस, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय 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 बाय।